टू दिस चैनल। आज हम 12th क्लास की बुक समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, जिसका ये पार्ट सेकंड है, जिसमें हम निवेश क्या होता है, मूल्यह्रास क्या होता है और स्टॉक तथा प्रवाह क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अपना पहला टॉपिक देखते हैं, निवेश क्या है। निवेश की परिभाषा है एक निश्चित समय में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि निवेश कहलाता है। यानी कि एक कोई निश्चित समय होता है, उसमें पूंजीगत वस्तुएं यानी स्थिर परिसंपत्तियां जो होती हैं हमारी, यानी मशीनें, उनके स्टॉक में वृद्धि निवेश कहलाता है। और निवेश को हम पूंजी निर्माण या विनियोग भी कहते हैं। अगर कहीं पूंजी निर्माण लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब निवेश है, या विनियोग लिखा आता है तो इसका मतलब भी निवेश ही है। समझ में आ गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निवेश के घटकों के बारे में। निवेश के दो घटक होते हैं, पहला है स्थिर निवेश, दूसरा है माल सूची निवेश। इन दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे आगे। पहले पढ़ते हैं स्थिर निवेश क्या होता है। स्थिर निवेश से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि का होना है। पहले समझते हैं एक लेखा वर्ष क्या होता है। जो सरकारी लेखजोख का जो वर्ष होता है, मतलब जो समय होता है, वह उसे हम लेखा वर्ष बोलते हैं। और यह समय 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। समझ में आ गया होगा। तो जो स्थिर निवेश है वह एक लेखा वर्ष के दौरान जो उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों यानी मशीनें जो होती हैं उनके स्टॉक में वृद्धि का होना है। समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए वर्ष 2020 के शुरुआत में उत्पादक के पास स्टॉक में 12 मशीनें थीं और वर्ष 2020 के अंत में 15 मशीनें हो जाती हैं। तो वर्ष 2020 के दौरान उत्पादकों की जो स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में 3 मशीनों की वृद्धि होती है। मतलब स्थिर परिसंपत्तियां जो है उनके स्टॉक में 3 मशीनों की जो वृद्धि होती है, इसे हम स्थिर निवेश कह सकते हैं, क्योंकि ये एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों में होने वाली वृद्धि है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। अब हम देखते हैं माल सूची निवेश क्या होता है। किसी एक समय पर उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है उसमें तैयार वस्तुएं, मतलब कि जो बन तो चुकी हैं पर बिकी नहीं है, अर्ध तैयार वस्तुएं, मतलब जो अभी उत्पादन की प्रक्रिया में है जो वस्तुएं, और कच्चा माल, ये तीनों सम्मिलित होते हैं। इसे उत्पादक का माल सूची स्टॉक कहा जाता है। और जो वर्ष मतलब लेखा वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को उत्पादक का माल सूची निवेश कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। समझ में आ गया होगा। हमने निवेश तथा उनके घटकों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं सकल निवेश और निवल निवेश में अंतर, यानी निवल निवेश और सकल निवेश होते क्या है। और पेपर में ये इस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, तो मैंने इसलिए इसको इस तरीके से लिख रखा है। देखिए, अंतर लिखने के लिए हमें पहले अंतर का आधार लिखा, सकल निवेश, जिसमें जिन दो चीज़ों में अंतर करना है वो लिखी। पहली चीज़ है परिभाषा। सकल निवेश की परिभाषा है एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुएं जो है उनके स्टॉक में कुल वृद्धि सकल निवेश कहलाती है, और एक निश्चित समय अवधि में जो पूंजीगत वस्तुएं उनके स्टॉक में शुद्ध वृद्धि निवल निवेश कहलाती है। परिभाषा में बस केवल दोनों में यही अंतर है कि जो सकल निवेश है इसमें पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में कुल वृद्धि सकल निवेश कहलाती है,
और जो निवल निवेश है इसमें पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि निवल निवेश कहलाती है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मूल्यह्रास। सकल निवेश जो होता है इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है, और निवल निवेश जो होता है इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। मूल्यह्रास का टॉपिक हम इसके आगे चल के पढ़ेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या है, सूत्र, सकल निवेश इक्वल्स टू होता है निवल निवेश प्लस मूल्यह्रास, क्योंकि इसमें सकल निवेश में मूल्यह्रास शामिल होता है। और निवल निवेश का फॉर्मूला है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। समझ में आ गया होगा। ये पेपर में 3 नंबर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं आने के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मूल्यह्रास क्या है। मूल्यह्रास से अभिप्राय स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोग से उनके मूल्य में होने वाली हानि से है। मतलब जो स्थिर परिसंपत्तियां से मशीनें जो होती हैं उनके प्रयोग से जो उनका मूल्य कम होता है उसे मूल्यह्रास कहते हैं, जो 3 कारणों से होता है निम्न। सामान्य टूट फूट, मतलब जब मशीनों का प्रयोग किया जाता है तो टूट फूट जो होती है उससे जो मशीनों का मूल्य कम होता है वो मूल्यह्रास में शामिल किया जाता है। आकस्मिक हानि, जो अचानक कोई हानि हो जाती है, मतलब मशीन मतलब खराब हो गई मशीन, तो वो मूल्यह्रास में ही शामिल होगा। और प्रत्याशित अप्रचलन के कारण जब वो मशीनों की मूल्य में कमी होती है तब इसे मूल्यह्रास में शामिल किया जाता है। समझ में आ गया होगा। जब इन तीनों चीज़ों के कारण कोई भी स्थिर परिसंपत्ति का मूल्य घटता है तो इसे मूल्यह्रास कहते हैं। और मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रत्याशित अप्रचलन है क्या। प्रत्याशित अप्रचलन के 2 घटक होते हैं। पहला है प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और दूसरा है मांग में परिवर्तन। देखते हैं क्या है। पहले मैं बता दूं, प्रौद्योगिकी को हम टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। तो अब कुछ आसान हो गया होगा समझने में। देखिए, जैसे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण जब स्थिर परिसंपत्तियों का अप्रचलन हो जाता है तब उनके मूल्य में हानि होती है। समझ गए होंगे। जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी तब अप्रचलित हो गई थी जब कलर टीवी आ गई। समझ में आ गया होगा। जैसे पहले आपने अगर देखा होगा तो पहले सब ज़्यादातर घरों में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी, और जब से कलर टीवी आई तब से ब्लैक एंड वाइट टीवी अब बहुत कम घरों में दिखती हैं, तो उनका अप्रचलन हो गया और अब ब्लैक एंड वाइट टीवी का मूल्य भी घट गया। तो इसे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन कहते हैं। मतलब यही प्रौद्योगिकी में परिवर्तन का पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, मांग में परिवर्तन। जब मांग में परिवर्तन के कारण स्थिर परिसंपत्तियों का अप्रचलन हो जाता है और उनके मूल्य की हानि होती है। जैसे मान लीजिए कपड़े की बेल्ट की मांग बहुत थी कुछ दिनों पहले, और अचानक से चमड़े के बेल्ट की मांग बढ़ जाती है, लोगों को चमड़े की बेल्ट ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। तो जो कपड़े का बेल्ट बनाने वाली फैक्ट्री है उसका अप्रचलन हो जाएगा और कपड़े के बेल्ट की जो मूल्य है वो भी कम हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। यही है वो प्रत्याशित अप्रचलन का पॉइंट। प्रत्याशित अप्रचलन के 2 घटक होते हैं जिसमें प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन शामिल है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन का मतलब होता है जब टेक्नोलॉजी, मतलब प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण स्थिर परिसंपत्तियां का अप्रचलन हो जाता है और उनके मूल्य में कमी हो जाती है। सेकेंड है मांग में परिवर्तन।
जब मांग में परिवर्तन के कारण स्थिर परिसंपत्तियों का अप्रचलन हो जाता है और उनके मूल्य में हानि हो जाती है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने प्रत्याशित अप्रचलन को पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं अप्रत्याशित अप्रचलन क्या होता है। ये गलत लिखा हुआ, यहाँ पे अप्रचलन आना था, यहाँ पे अप्रचलन आना था। तो अगर लिखें तो इसे अप्रचलन को यहाँ लिख लेना। ठीक है, मैं एरो बना देता हूँ इसलिए। तो अप्रत्याशित अप्रचलन निम्न तत्वों के कारण होता है। पहला है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़, भूकंप, ये सब के कारण, और आर्थिक मंदी के कारण अप्रत्याशित अप्रचलन होता है। तो जो स्थिर परिसंपत्तियां हैं उनके मूल्य में हानि जो अप्रत्याशित अप्रचलन के कारण होती है उसे पूंजीगत हानि कहते हैं। समझ में आ गया होगा। जैसे हमने पढ़ा प्रत्याशित अप्रचलन को हमने पढ़ा था, तो उसको हम मूल्यह्रास में शामिल करते हैं और अप्रत्याशित अप्रचलन को हम पूंजीगत हानि में शामिल करते हैं। समझ में आ गया। प्रत्याशित अप्रचलन के हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। ओके, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। चलिए पढ़ते हैं स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर क्या होता है, या फिर स्टॉक और प्रवाह क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। परिभाषा है, स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा होती है। देखिए समय का एक निश्चित बिंदु कौन सा होता है। देखिए जैसे हम कहते हैं 10:15 या 10 बजे या 11 बजे, तो एक समय के एक निश्चित बिंदु पे है, निश्चित बिंदु है। तो इन पे जो समय के निश्चित बिंदु पे जो मात्रा नापी जाती है किसी चीज की, उसे हम स्टॉक कहते हैं। और प्रवाह देखते हैं। प्रवाह समय की एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा है। प्रवाह को हम निश्चित बिंदु के अकॉर्डिंग नापते हैं। हम इसे जैसे प्रति घंटा, प्रतिदिन या प्रति मास, इसके हिसाब से नापते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, समय परिमाप। जो स्टॉक है इसका समय परिमाप नहीं होता क्योंकि इसे एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। और प्रवाह का समय परिमाप होता है क्योंकि इसे हम प्रति घंटा, प्रतिदिन या प्रति वर्ष या प्रति महीने के हिसाब से नापते हैं। अवधारणा, जो स्टॉक है वो एक स्थैतिक अवधारणा है, स्थिर अवधारणा है, और जो प्रवाह है वो एक गत्यात्मक अवधारणा है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, उदाहरण। जैसे स्टॉक का उदाहरण संपत्ति का हम समय के किसी एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं। जैसे एक देश की जनसंख्या को भी हम एक समय के एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं। गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, इसे भी हम एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं। जैसे कोई गोदाम है तो उसमें 10 बजे कितना गेहूं उस गोदाम में रखा हुआ है, यह हम माप सकते हैं। और प्रवाह का एग्जाम्पल है निवेश को हम एक निश्चित समय अवधि में नापते हैं। आय प्रति महीने के हिसाब या फिर सालाना हिसाब होता है। व्यय भी इसी तरह से होता है। जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को हम प्रति वर्ष के हिसाब से मापते हैं। तो ये प्रवाह के उदाहरण हो गए। समझ में आ गया होगा टॉपिक। चलिए हमारा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर का थर्ड पार्ट आएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखते रहिए।